नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरा नाम विपिन। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। जी हाँ, ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। आइए हम अपना ब्यूटीफुल सा सेशन कंटिन्यू करते हैं। हम जैसे कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। ये रहा 2023 का पेपर। 35 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब जो है हम 2 मार्क का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस क्यूब minus s ut denotes the unit step function. Okay, so which of the following option is to be right over here? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा वो हमें देखना है। ठीक है, ये हमारा 36 नंबर है। फंक्शन एफ एस इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपॉन एस क्यूब माइनस एस। इट इज़ अ फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं और कुछ नहीं, तोड़ दो। सबसे बढ़िया होता है तोड़ दो किसी भी चीज प्रॉब्लम को। आप दैनिक जीवन में भी ये यूज़ करोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और आप जो है ना ब्रेक डाउन करके जो है बड़े बड़े पहाड़ तोड़ सकते हो। तो ये तो छोटी ही चीज़ होती है। तो यहाँ हम फॉलो अप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, तोड़ दिया पार्शियल में। देन पार्शियल फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन पीएफ किया है ना। पार्शियल फ्रैक्शन ये ध्यान रखना मेथड होती है, आपने यूज किया होगा। देन आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द इनवर्स ऑफ लाप्लास। इनवर्स ऑफ लाप्लास लेते हैं तो फंक्शन का लेते हैं एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ओवर माइनस 1 अपॉन एस प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 डिवीजन ओवर s माइनस 1 प्लस लाप्लास इनवर्स ओवर 1 अपॉन 2 s प्लस 1। ओके, 1 बाई एस का तो भैया नॉर्मली फंक्शन आता है 1 के इक्वल। देन फंक्शन जो है ना और ज़्यादा तो वो नहीं है। लाप्लास इनवर्स का माइनस 1, लाप्लास इनवर्स 1 माइनस एस बाई 2, 1 बाई 2 तो कॉमन है तो e की पावर t एंड प्लस half of e की power of minus t. That is your final answer. So alpha, beta, Charlie, delta, which of the option is the true one? Here the option over A as an alpha is to be the true one. Now moving ahead for the next question. Here 37 number. Here it is a spherical ball weighing 2 kg is dropped from a height of 4.9 meter onto a immovable rigid block is shown in the figure. Collision is perfectly elastic. What is the momentum vector of the ball in kilogram per meter second just after impact? Take the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square and राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेसेस। ओके, ये आपका ट्रायंगुलर वेज टाइप का सेक्शन दिया हुआ है। एयर यहाँ 2 kg की बॉल है। आप देखोगे ना इम्पैक्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके ईएम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। तो हो गया, आपको जो है फाइंड आउट करना है, होता है। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, हार नहीं माननी है। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी द ट्रू वन, है ना। आपका जो है कॉलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक प्लास्टिक इलास्टोप्लास्टिक, यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। ये ध्यान देने लायक बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ आपका ये ऊपर से नीचे आ रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो यहाँ पे हिट करेगा तो आफ्टर दैट यहाँ से एक आपका टेंजेंशियल जाएगी वी, और इनिशियली जो हिट कर रहा है वो यू वेलोसिटी से, एंड इसके रिस्पेक्ट में आप क्या लेते हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो वेलोसिटी ओवर द यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 GH, जितनी हाइट से गिरा हुआ है पत्थर। तो 2 इंटू 9.8, मास 2 kg है। 9.8 जो है ग्रेविटी है एंड हाइट जो है 4.9 मीटर।
कैलकुलेट करेंगे तो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड, 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9.8 का स्क्वायर, 9.8 एलिमिनेट हो जाता है। मूविंग अहेड, आपका कॉलिजन कैसा है? इलास्टिक कॉलिजन मेरे डियर साथियों, इलास्टिक कॉलिजन। ओके, सो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये तो पढ़ते ही हैं। देन सो हियर वी मूव अहेड according to the sine convention, 9.8 cosine of theta v times of cos of theta, एंगल को डिसबर्स कर दिया, तोड़ दिया साइन और कॉस के कंपोनेंट में। ओके, एंड हमारे पास जो है मोमेंटम कंजर्व करके एक इक्वेशन आ जाएगी। मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो हियर वी हैव 2u sin 30 degree is equal to 2v sin theta। v sin theta की वैल्यू 9.8 sin 30 which is to be 4.9, एंड हमारे पास v की वैल्यू हो जाएगी 9.8 स्क्वायर रूट ओवर साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ फाइनल मोमेंटम की कंडीशन, 2 टाइम्स ऑफ 9.8 आई डायरेक्शन में साइन 60 आई प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू कॉस 60 डिग्री जे कैप, तो एक ब्यूटी सी इक्वेशन प्राप्त होती है 17i प्लस 9.8 जे। दैट्स योर आंसर इज टू बी सी एज ए चार्ली। कुछ नहीं, आपको जो है फैक्टराइजेशन करना है। ये पता होना चाहिए भैया कि अगर कोई वैल्यू जा रही है v, एंगल से थीटा बना रही है v cos थीटा एंड आपको v sin थीटा, कंपोनेंट तोड़ेंगे तो अपने आप जो है आंसर लिखना चालू हो जाएगा। इजी पीजी फॉर द नेक्स्ट वन, वी हैव टू मूव अहेड फर्दर। इन द figure shown wheel rolling without a slipping on a horizontal plane with an angular velocity omega 1, rigid bar PQ is pinned to wheel at P while the end Q slides on the floor. What is the angular velocity omega 2 of the bar PQ is? Omega 1 R and PQ ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार। कुछ नहीं, आई सेंटर मेथड से करना होता है। तो फर्स्ट लिंक इज फ्री, ओके, देन सेकंड इज रोटेटिंग वन, थर्ड वन इज रॉड। कंपोनेंट शुड बी देयर, एंड यहाँ से आप क्या लगा सकते हो? केनेडीज थ्योरम। इट्स I13 points to be noted here, I12, ओके। here एक पार्ट बनेगा वेलोसिटी ऑफ पिस्टन along the direction over here, 3 मीटर जो है टोटल रेडियस है। ये वाला हिट बैक करेगा अप टू 2 मीटर पे, तो ये वाला 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2 एंड ये वाला 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2 टाइम्स ऑफ थीटा, ओके। ये वाला एंगल हमारा नरेट करेगा फाई बाय अप्लाई कौन सा थ्योरम वेलोसिटी के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए सबसे फेमस है कैनेडीज थ्योरम। एक पॉइंट पे बैठकर सपोजिटली रिमेनिंग वेलोसिटी दिखाती है और आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज करते हो, ओके। नाउ
तो हमारा जो है ब्यूटीफुल क्वेश्चन के लिए ब्यूटीफुल वैल्यू आएगी Ω2 I12 I23 इज इक्वल टू Ω3 I13 से I23 का डिस्टेंस 12 दिख रहा है, 23 कहाँ पे होगा? एट द पॉइंट ओवर द PO हियर। I23 लिंक 2 एंड 3 का मिक्सअप। ओके, सो आपको जो है यहाँ पे बोथ वैल्यू अगर आप देखोगे तो tan ऑफ थीटा के इक्विवेलेंट दिखेंगे 3/2 एंड tan ऑफ फाई इज इक्वल टू 3/2। क्यों? थीटा इज इक्वल टू फाई है, x cos फाई की वैल्यू 2, y cos फाई की वैल्यू भी 2 8। नाउ तो हमें ω1 4 टाइम्स ऑफ ω2 के प्राप्त होगा, जिसे कि हम कह सकते हैं 0.5 टाइम्स ऑफ ओमेगा। That's your final answer. So it is from the question over here 0.251/4 D, Dehradun. Now further we have to next question over here in our kitty bag. Here the ask of the question, here it is: a beam of length L is loaded in XY plane by a uniformly distributed load UDL and by concentrated tip load parallel to the z-axis as shown in figure. The resulting bending moment distributions about the y and z axis are denoted by my and mz respectively. Which of the following option given qualitatively correct variation for my and mz for the length of the beam? ये कुछ इस तरह से लोडिंग दिया हुआ है कंडीशन अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू वन। तो भैया ये आपका एक्स वाई प्लेन में ये लोड दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन 6 एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है। ये आपका लोड कौन सा लग रहा है? क्यू। ओके, तो आपका अगर यूडीए लग रहा है तो एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो भैया अगर आप वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको लीनियर प्राप्त होगा एंड जेड डायरेक्शन में आपका एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट होगा, जो कि आपको पैराबोलिक रूप में प्राप्त होगा। यूडीएल के लिए केस तो पता ही होता है। ओके, सो इट्स ऑप्शन नंबर बी। यूडीएल में जो है बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है? निगेटिव बेंडिंग मोमेंट रिसीव होता है। ओके, तो आपका कैसा? पैराबोलिकली वर्टिकल प्लेन बेंडिंग मोमेंट अबाउट अ जेड एक्सिस और हॉरिजॉन्टल कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड जो है आपका बेंडिंग मोमेंट वाई डायरेक्शन में प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको लीनियर कंडीशन देखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, नाउ further we have to move ahead for the easy peasy question. ठीक है, figure show in a thin walled open cylindrical vessel of radius r and wall thickness t. Vessel is held along the brim and contains a constant density liquid to a height h from the base. Neglect the atmospheric pressure, weight of the vessel and bending stress in the vessel wall. Which of the following plots the qualitatively correct dependence of the magnitude of axial wall stress sigma 1 and sigma 2? ओके, एक जार है उसमें पानी भरा हुआ है और उसी में आपको स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है। ये आपका जो है पूरा ऊपर से नीचे अप टू द हाइट एच भरा हुआ है। तो हमको पता है प्रेशर का फार्मूला रो जी एच होता है। हुप स्ट्रेस अगर डेवलप हो रही है सरकमफ्रेंशियल, सो सिलेंड्रिकल बॉडी में पी डी अपॉन 2h टाइम्स होगी रो जी एच इंटू डी अपॉन 2t। सिग्मा एच से मुझे हाइट प्रोपोर्शनल दिखने लगेगी। अकॉर्डिंग टू दैट मुझे कौन सा डायग्राम करेक्ट नज़र आएगा अल्फा बीटा और चार्ली डेल्टा में? तो मुझे जो आपका जो है स्ट्रेस के लिए हाइट कांस्टेंट नज़र आएगी, ये
A as in alpha is your right choice for this. Gotcha. Easy peasy. Now further we have to move ahead for the next question. 41. यहाँ पे बोल रहा है which one of the following statement is false? For an ideal gas, enthalpy is independent of pressure. ओहो हो, आइडियल गैस के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे फॉल्स बताना है, करेक्ट नहीं बचाना है. फॉर अ रियल गैस through a adiabatic reversible process, process equation is given by PV की power gamma is equal to constant, where P is the pressure and V is the volume. Gamma is a ratio of specific heats of a gas at constant pressure and constant volume. Okay, and for the gas undergoing a reversible polytropic, PV की power 1.5 constant equation is connecting the pressure, volume and temperature of the gas at any point along the process. P by R, mt by V. R is the gas constant and m is the mass of the gas. Any real gas behaves as an ideal gas sufficiently low pressure or sufficient high temperature. So अगर मैं false condition देखता हूँ so आपका ब्रावो इज योर राइट चॉइस. क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन लाई कर रही है वो आइडियल गैस के लिए, आप यहाँ पे कंडीशन आपका रियल गैस वही इलेक्ट कर दिया ना, आप जो कंसिडर करते हो वो आइडियल गैस लेके करते हो. बाकी तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली पवित्र हैं गंगा की तरह. नाउ 42 नंबर बोल रहा है consider a fully adiabatic piston cylinder arrangement shown in the figure. Piston is massless and cross sectional area of cylinder is A. Fluid inside the cylinder is air considered as a perfect gas, and B being a ratio of a specific heat of constant pressure to a specific heat at constant volume of air. Piston is initially located at a position L1. The initial pressure of the air inside the cylinder is P1 is much more than P0. P0 is the atmospheric pressure and it stops S1 instantaneously removed, and piston removes the position L2 where the equilibrium pressure of air inside the cylinder is P2 is much more than P0. What is the work done by the piston in atmosphere during the process? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा एयर प्रेशर S1 S2 दिया हुआ है, कंडीशन दो स्टॉपर लगे हुए हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन 0 P0 A L2 minus L1 P1 A L1 log of L1 by L2 and P2 L2 divided by P2 L2 minus P1 L1 A1 minus गामा. अगर आप यहाँ गौर फरमाएंगे दो स्टॉपर लगे हुए हैं, वॉल्यूम के दृष्टिकोण देखेंगे तो L1 इंटू मूवमेंट कितने एरिया में कर रहा है, सेम एज V2 का होगा L2 टाइम्स ऑफ एरिया, मूवमेंट कितना है. नाउ मूविंग अहेड फॉर दिस, आपका जो है वर्क डन कितना लग रहा है, सो इट इज P0 V2 माइनस V1. PdV वर्क तो हम जानते हैं, प्रेशर एटमॉस्फेरिक L2A माइनस L1A. सो ये ब्यूटीफुल सी कंडीशन आती है P0A L2 माइनस L1. सो ऑप्शन नंबर ब्रावो इज योर राइट चॉइस फॉर दिस डील. So now moving ahead for the next question, easy peasy. Here the cylindrical rod of length h, diameter d is placed inside a cubic enclosure of side length L. H denotes the inner surface of cube. View factor FSS 0 1 pi dh by pi d square by 2 6l square 1 minus pi dh plus pi d square by 2 6l square. Alpha beta charlie delta, which of the option is to be the true? अब भैया अगर आप ध्यान से गौर फरमाएंगे तो आपको जो है माहौल किस तरह से दिया हुआ है, से क्यूब के अंदर सिलेंडर दिया हुआ है, क्यूब
ये रहा क्यूब। अब इसके अंदर क्यूब एक बॉडी हो गई, उसके अंदर हमारा एक प्यारा सा सिलेंडर है। ठीक है, अब क्यूब को बॉडी 2 नाम दे दिया, सिलेंडर को बॉडी 1 बोल दिया। डन। नाउ अगर मैं A1 देखता हूँ अपने सिलेंडर के केस में, तो हमें सरफेस दिखता है पाई डी एच, दो आपको हाफ्स दिखते हैं पाई/4 डी स्क्वायर सर्कुलर A1 के दृष्टिकोण से। ठीक है, आपका A2 फॉर द स्क्वायर 1 6L स्क्वायर दिखता है डायरेक्टली। अब हमको सम ऑफ व्यू फैक्टर पता है। व्यू फैक्टर जो है आप नॉर्मली टार्च से मारोगे तो आपको दिखेगा इफेक्ट F11 F12 इज इक्वल टू 0। 1 का 1 पे व्यू फैक्टर क्या होता है, 0 होता है, एंड टोटली 0 नहीं होता है, इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है, 1 का 1 पे 0 होता है, तो F12 की वैल्यू 1 हो गई। और हमें पता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम से क्या, A1 F12 बराबर होता है A2 टाइम्स F21 के। ओके, सो यहाँ से हम F21 की वैल्यू पुट निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 1 एंड 2 का, और हमारे पास होता है F21 एंड F22 इज इक्वल टू 1 के इक्वलेंट। सो इजी पीजी F22 1 माइनस F21 के बरोबर आ जाता है। अगर आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं F22 की, जो कि होती है दोनों की एरिया का रेशियो। सो फर्स्ट वाला है पाई डी एच प्लस पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 6L स्क्वायर। आपके आंसर में आप निहारेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में यही दिखेगा। इट्स ऑप्शन नंबर डी एज अ देहरादून। नाउ chase down for the next question over here. In an ideal orthogonal cutting experiment, see in a figure, cutting velocity v is 1 meter per second, rake angle of the tool is alpha 5 degree and shear angle phi is known as 45 degree. Applying the ideal orthogonal cutting model, consider two shear planes PQ and RS close to each other as they approach the thin shear zone. Shown as a thick line in the figure, plane RS gets sheared with respect to PQ, R1 shears R2, S1 shears to S2. Assuming a perpendicular distance between PQ and RS, del is 25 micrometer. What is the value of shear strain rate? Material undergoes the shear zone. Okay, S1 S2 का कंडीशन दिया हुआ है, अल्फा फाई दिया हुआ है, तो आपका शेयर जोन की कंडीशंस बतानी है आपको डेलिबरेटली। हमें पता है कि शेयर स्ट्रेन रेट होती है आपकी वी एस बाई डेल, या थिकनेस टी एस, वी एस बाई टी एस हमको पता है। अब यहाँ से अगर मैं वी एस का फॉर्मूला देखता हूँ तो वी एस बाई कॉस ऑफ अल्फा वेलोसिटी ट्राइंगल से है मेरे पास, एंड v by cos phi minus alpha, all of the value we have, alpha है, phi है, alpha 5 degree and phi is equal to 45 degree, put all these value we get the value over vs over here। vs हो जाएगा 1 into cos times of 5 upon cos of 45 minus 5। ब्यूटीफुल से आप कैल्सी होगा और गेट कैल्सी होगा तो वहां से वैल्यू निकाल पाते हैं 1.3 मीटर पर सेकेंड शेयर वेलोसिटी की। अब आपके पास थिकनेस है, थिकनेस तो है ना 25 इंटू 10 रेज टू पावर -6, पुट दी वैल्यू 25 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ -6, यही पॉजिटिव बना के देगा आपको
2 into 10 raised to power 4. So it's a B as in Bravo is your right option for this. Easy way. Now, dancing down the track, moving ahead for the next question. बोल रहा है a CNC machine has one of its linear positioning axis as shown in the figure, consisting of a motor rotating a lead screw, which in turn moves a nut horizontally on which a table is mounted. Rotor moves a discrete rotational step of 50 steps per revolution. Pitch of the screw is 5 mm and the total horizontal traverse length is to be table 100 millimeter. What is the total number of controllable locations at which the table can be positioned the axis? अच्छा, ये एक स्टेपर मोटर दी हुई है जिससे कि आपका लिथ मशीन वाला जो होता है ना लीड स्क्रू उस पे कनेक्टेड है. नट रोटेट कर रहा है टू एंड फ्रो नहीं बोलना चाहिए, ऑसिलेट कर रहा है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और आपका जो है लीड स्क्रू घूम रहा है. तो आपको जो है पोजीशन बतानी है. यह BLO का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आना ही चाहिए. तो यहाँ पे आप देखते हैं स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन. स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन कितना है? 50. आप टेबल का मूवमेंट देखते हैं, टेबल मूवमेंट विच इज टू बी 100 mm. नाउ पिच ऑफ द लीड स्क्रू क्या देखने में आती है? पिच ऑफ लीड स्क्रू 5 मिलीमीटर. यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 50 स्टेप्स इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर. सो एज वेल एज 10 स्टेप के लिए हो जाता है 10 के स्टेप के लिए 1 मिलीमीटर मूव होगा. सो द नंबर ऑफ स्टेप कितने रिक्वायर्ड होंगे वो हो जाएगा 10 multiplied with 100 which is 1000. That's your final answer for this. कुछ नहीं, जो मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं वही है, यूनिटरी मेथड से एलिमेंट्री वाला है. आगे चलते हैं. ओके, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन along here. Cylindrical bars P and Q have identical length and radii, but as compared to a different linear elastic material, Young's modulus and the coefficient of thermal expansion of Q are twice the corresponding value of P. Assume the bars to be perfectly bounded at the interface, their weight to be negligible. Bars are held between rigid support as shown in figure, and temperature is raised delta T. Assume that the stress is each bar is homogeneous and uniaxial. Denote the magnitude of stress is P and Q sigma 1 and 2 respectively, which is correct one. P and Q दिया हुआ है, मतलब E and alpha इस तरह से डिनोटेड है, दोनों बार का अलग अलग है. नाउ अगर मैं एक और से हिट करूंगा तो ये जो फिक्स्ड जो है सपोर्ट क्या देंगे? रिएक्शन देंगे इंक्रीजिंग आफ्टर द टेम्परेचर. अब यहाँ पे मैं कंडीशन देख रहा हूँ कि एक्सपांसन बड़ा है क्यू का आपके यहाँ से, तो डिफ्लेक्शन निकाल लेता हूँ पी का. तो ये नॉर्मली डिफ्लेक्शन एल अल्फा डेल्टा टी माइनस रिएक्शन फोर्स आर एल बाई ए ही होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पी एज वेल एज द क्यू ऑल्सो, which is L times 2 alpha delta T minus RL by 2A. ओके, बट यहाँ पे मुझे देखने में मिलती है डिफ्लेक्शन Q ज़्यादा है P से. सो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट स्टेटमेंट देख लेते हैं. इंटरफेस बिटवीन P and Q moves towards the left after the heating. Okay. इंटरफेस बिटवीन P and Q moves towards the right. मूवमेंट इनका देखना है किस तरह होगा. सिग्मा 1 स्ट्रेस 1 इज लेस देन सिग्मा 2 एंड दोनों के स्ट्रेस आपस में बराबर होगी. पहली चीज तो ये क्लियरिटी रखो, स्ट्रेस दोनों की बराबर होगी एंड आपका लेफ्ट ओवर्स जो है हीटिंग में वो होगा. आप अल्फा की वैल्यू देख के अनुमान लगा सकते हो. सो ए एंड डी बोथ आर राइट वन.
These are the MSQ type question. ओके एक लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठन ठन गोपाल राव के दोनों लगाना पड़ता है, इसीलिए चारों स्टेटमेंट आपके लिए नेसेसरी एंड नीडेड होते हैं. मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट वन. A very large metal plate, thickness D and thermal conductivity K is cooled by a steam of air at temperature T infinity 300 Kelvin with the heat transfer coefficient H shown in figure. Center line temperature of the plate Tp. In which of the following cases lumped parameter model study the heat transfer of the plate? T infinity की वैल्यू दी हुई है प्लेट की, D is a diameter and D by 2 half of the length. Okay. अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ LC देखता हूँ, विच इज द वैल्यू ओवर वॉल्यूम टू द एरिया ओवर द सरफेस होता है. अब मेरे पास जो है ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना दिया हुआ है और उसका अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर आराम से निकलेगा. और आपका जो है एरिया ओवर द सेक्शन निकालना चाहूँ, सो ये भी इजी से निकल जाएगा. सो फाइनली द वैल्यू इज कम्स डाउन L बाई इट्स अ D बाई 2 टिच बाई 2. एंड आपको पता है लम्प्ड एनालिसिस के लिए बायोट इज लेस देन 0.1 होना चाहिए, जिसकी वैल्यू होती है HLC बाई K. अब ब्यूटीफुल से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको ऑप्शन ही दे दिए हुए हैं, HLKCTP पूरा वैल्यू दिया हुआ है. यहाँ पे बायोट का कंपैरिजन लगाना है, बस दैट्स इट. तो मैं पुट करते जाता हूँ बायोट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5, क्योंकि D बाई 2 है HLC की वैल्यू. आपके लिए एक बार फिर से लिख देता हूँ. एंड K 100, तो ये वैल्यू आती है कितनी, 0.1, जो कि आपके 0.1 से नीचे है ना. कितनी आती है ये वैल्यू आपकी 5 इंटू 10⁻⁻⁵. ऐसे ही आप जो है वैल्यूज कैलकुलेट करते जाओगे तो ए और सी में आपका बंटाधार हो जाएगा. ये वाली वैल्यू 0.1 के नीचे आती हैं. इक्वल वाली वैल्यू भी नहीं चाहिए और ग्रेटर देन वाली वैल्यू नहीं चाहिए. कैलकुलेशन करोगे ब्यूटीफुली ए एंड सी ऑप्शन आप झंडे गाड़ दोगे. HLC बाई K से आपका ये डिपेंड हो जाएगा पूरा बायोट की कंडीशन ऑन द लम्प्ड एनालिसिस के तौर पे. आप लोग पढ़ते हो यार HMT में हीट एंड मास ट्रांसफर में, किसी भी ऑथर की बुक पढ़े हो, लेकिन आपको ये बेसिक आना चाहिए. ये आपसे कंसीडर करा जाता है और आप आसानी से कंसीव कर लोगे इसे. नॉलेज है, जितना बांटो उतना ही बढ़ते जाता है. नाउ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर दैट अ रेक्टेंगल विद एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स कैन हैव ब्लैंक यूनिट्स. ओके ओके. स्क्वायर स्क्वायर को रेक्टेंगल अगर मान लूँ, रेक्टेंगल अगर मानते हैं तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एंड पेरीमीटर अगर मैं मानता हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पेरीमीटर. सो पेरीमीटर आपका 2x प्लस 4/x के इक्वलेट होगा. तो यहाँ से इक्वेशन बनाने की मैं कोशिश करता हूँ और इस इक्वेशन को मैक्सिमम करता हूँ. dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. मैक्सिमम कंडीशन में हमें वैल्यू प्राप्त होती है. तो हियर ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 8/x इज इक्वल टू 0. तो x एज अ पॉइंट हमें प्राप्त हो जाएगा 2. अगर f(x) 2 प्राप्त होता है तो सपोजिटली y भी हमें 2 प्राप्त होता है. तो स्मॉलेस्ट पेरीमीटर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 प्लस 2 इज टू बी 8 यूनिट. वो तो आप वैसे भी निकाल सकते ना. डेल नाउ सबसे स्क्वायर ही एक तरह का रेक्टेंगल होता है, ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल होता है, बेसिक है. नाउ बट रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं होता है. नाउ here 49 consider the second order linear differential equation x square d square y by dx square x dy by dx minus 1 is equal to 0. X is more than is equal to 1.
x की वैल्यू 1 पे, y 6 दे रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 पे 2। तो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है इंटीजर में, x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करनी है। ओके, सो ज़्यादा एरिया लगेगा तो हम एक बड़ा प्लॉट ले लेते हैं अपने हिसाब से। प्लॉट ले रहे हैं भैया, कब्जा है एकदम। ठीक है, देखते हैं। ओ वेल, नाउ क्वेश्चन नंबर 49 को डिस्क्राइब कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख जाएगी, टी टाइम्स ऑफ डी माइनस वन वाई प्लस टी माइनस वन वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो हेयर ओवर हेयर हमें जो कैलकुलेशन के बाद प्राप्त होती है, गॉट दिस, इसी को हम ए में बदलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, एम की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस टी। ओके, यहाँ पे t इज इक्वल टू log ऑफ एक्स। ओके, पुट द easiest way as a possible। so हमारे पास c1 x प्लस c2 ओवर द अपॉन x एंड dy बाई dx की वैल्यू, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, c1 माइनस c2 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, पता है। नाउ अब वैल्यू रखने का ऑप्शन हो गया, एक्स 1 रखते हैं तो वाई 6 प्राप्त होता है, तो इक्वेशन में रखोगे तो बाउंड्री कंडीशन एंड वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ये दोनों क्या है आपकी बाउंड्री कंडीशन। ये आप परस्पर एक और दो नंबर में रखते हो। पहला आपको जो मिलेगा इक्वेशन c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 6, एंड ये थर्ड नंबर इक्वेशन, एंड दूसरा c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 2, फोर्थ नंबर इक्वेशन। सॉल्व इट डाउन करोगे, ऑन सॉल्विंग c1 हमें ग्रैब होगा 4 एंड c2 ग्रैब होगा 2। ओके, सो फाइनली इक्वेशन लिख के आएगी सज के आपका y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 अपॉन एक्स। अब हमको जो है आस्क क्या है क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, y कितना दे रहा है, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 2 बाई 2। ओहो हो, डायरेक्ट इंटीजर में विदाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 9 प्राप्त हो गया, है ना। स्वर्ण चांद मिल गया 9। ओके, डांसिंग डाउन द ट्रैक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव over here. Question number 50. The initial value problem dy by dt plus 2y is equal to 0 at y0 is equal to 1. Alright, is solving numerically using the forward Euler's method with a constant and positive time step is delta t. Yn represent the numerical solution obtained after n steps. Condition yn plus 1 less than is equal to yn satisfies if only delta t does not exceed, so integer which of the following value we have to cope up। तो चलिए इसके लिए भी जगह बनाते हैं। Here we have
the number of question number 50. Equation dy by dt plus 2y is equal to 0. कंडीशन क्या दी हुई है बाउंड्री की 1. ओके, h जो है आपका डेल्टा टी पॉजिटिव लेना है तो y नॉट 0 पे 1. dy बाय dt हो जाएगा -2y. फंक्शन अगर आप देखते हैं t और y के टर्म्स में सो -2y होगा. आपको इक्वेशन देखते हैं yn प्लस 1 yn प्लस hf ऑफ tn yn फॉर यूलर फॉरवर्ड सेक्शन के लिए. ओके, सो जंगी जहाज को बेड़े को आगे बढ़ाते हैं. yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn माइनस delta t which is to be alternative of the h and into function is to be stays on 2 times of yn. -2y होता है जिसे कि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है. further yn plus 1 is to be yn 1 minus 2 times of delta t over here. Ratio yn plus 1 upon yn is to becomes 1 minus 2 times of delta t. अब यहाँ पे रेशियो रेशियो का प्रत्युत्तर yn प्लस 1 yn लेस देन 1 के है. इससे कंपेरिजन करते हैं. ऑन कंपेरिजन फॉर दिस वी हैव टू ग्रैब द वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t is less than 1. So -1 1 minus 2 delta t is to be on minus plus 1. 1 साइड करो तो आपका जो लिमिट जो होगा 0 से लेके 1 तक होगा. यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है हमें फाइनली अटैच होगी. इट इज टू बी अ नॉट एक्सीड इज टू बी. मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, मिनिमम 0. यहाँ पे नॉट एक्सीड मतलब बाउंड्री कंडीशन वो भी मैक्सिमम वाली पूछी हुई है. इजी, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते, इतना इजी था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एटॉमिक रेडियस of hypothetical face-centered cubic metal is square root 2 by 10 nanometer. Atomic weight of the metal is 24.092 gram per mole. Taking Avogadro number is to be 6.023 into 10 raised to power 23 atoms per mole. Okay, density of metal ये कैलकुलेट करने. ये तो हमें पता है क्या, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक रेडियस बाय एवोगैड्रोस नंबर इनटू आपका रेशियोज होता है. यहाँ पे आर की वैल्यू जो दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 10 नैनोमीटर. ओके, मास दिया हुआ है एटॉमिक मेटल एटॉमिक वेट इज टू बी 24.092 ग्राम पर मोल. एवोगैड्रो नंबर हमें याद ही रहता है 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स पर मोल. सो फॉर द एफसीसी के लिए हमारे पास ए एटॉमिक रेडियस वैल्यू होती है ए क्यूब इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2 क्यूब. here we have 4 by root 2 into root 2 by 10 का क्यूब 0.064 नैनोमीटर क्यूब. डेंसिटी हो जाएगी एवरेज नंबर ऑफ एटम 4, एटॉमिक मास 24.092 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 की पावर 3. ओके, डिवीजन ओवर दी 6.023 10 रेज़ टू पावर 23 इंटू 1000.064. the final value is to be comes along 2500 kg per meter cube.
नैनोमीटर ना, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. All right, now moving ahead for the next question over here. It's a 52. A steel sample with a 1.5 per weight percent carbon. No other alloy element present in a slowly cooled form 1100 degrees Celsius. Just below the eutectoid temperature 7 to 3 degrees Celsius. A part of a iron cementide phase diagram is shown in figure. Ratio of a pro-eutectoid cementide content to the total cementide content in the microstructure that develop just below the eutectoid temperature is round of 2 decimal places. ये हमें कैलकुलेट करना है. 1.5 टू आपका ये लिमिट दी हुई है टोटल कार्बन के. तो यहाँ पे आप लीवर रूल लगा दोगे. लीवर रूल आपको m1/m2 ही कैलकुलेट करने हैं. अगर मैं यहाँ से आपका m1 देखता हूँ तो 1.5 से 0.8 डिवीजन ओवर टोटल 6.7 माइनस 0.8 तक नूब होता है. एंड इसकी वैल्यू आती है आपकी 0.1186. एंड m2 वैल्यू देखता हूँ ट्रिपल करके 1.5 टू 0.035 6.8 माइनस 6.7 माइनस 0.035 comes along the value of 0.219. The final loop is to become over here 0.1186 division over 0.2198. The final value 0.54. That is your final answer. Okay, these are the pedagogies of this. आप लोग डायरेक्ट ये भी कर सकते थे. नीचे वाला स्टेप जो है हटा के 1.5 माइनस 0.8 अपॉन 1.5 माइनस 0.035. डायरेक्टली के केस में भी आपका यही प्राप्त होता है. Now moving ahead for the next freebie. Now we have the cherry on the top. Question is to be here asked. A part produced in a high volume is dimensioned as shown. The machining process making this part is known as the statically in control based on a sampling data. Sampling data is shown D1 follows a normal distribution with a mean of 20 millimeter and standard deviation 0.3 millimeter, while D2 follows a normal distribution with a mean of 35 millimeter, standard deviation 0.4. Inspection of dimensions is carried out a sufficiently large pass is to be considered a Six Sigma process. Upper limit of the dimension should be कितना होगा D1 and C and D2. Alright, so here आपका distribution कैसा है? Normal distribution. Normal distribution. So आप जो है यहाँ पे चेक बंदी करेंगे. Upper limit and lower limit. Upper limit mu plus 3 times of sigma and lower limit is to be mu minus 3 sigma. D1 जो दिखता है 20 millimeter and D2 over 35 millimeter. Sigma times of D2 0.4 mm and D1
0.3 मिलीमीटर। तो आपको जो मीन क्लियरेंस गैप जो मिलता है मेरे साथियों, वो आपका D2 - D1 ही होता है, जो कि 35 और 20 के दरमियान मिलता है, आपका 15 मिलीमीटर। आप SD जो देखते हो स्क्वायर रूट ऑफ होता है, ये वैल्यूज इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो क्लियरेंस ग्राउंड रियलिटी पे 0.4 एंड 0.3 का स्क्वायर रूट होता है डिफरेंस का, 0.26457। ओके, सो अपर लिमिट के लिए क्लियरेंस वैल्यू, अपर लिमिट के लिए क्लियरेंस C bar plus 6 times of sigma C, that is to be justifiable। C bar है 15, 6 into 0.26457, the final value is to be reached on 16.587 mm। Now the value is to be crippled upon 16.587 millimeter। Now move ahead for the CMM tool, which is a very important tool nowadays, क्योंकि हम जो है मॉडर्न मेथड की ओर बढ़ चुके हैं। पुरानी चीज़ें इसलिए आपको रेफरेंस के लिए पढ़ाई जाती हैं, नई चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके खोज सके नया पाथवे, क्योंकि पुरानी तो ऑलरेडी है ना हमारे पास। नाउ 54, a coordinate measuring machine is used to determine the distance between a surface SP and surface SQ of a approximately cuboidal shaped part। Surface SP is declared as the datum as per the engineering drawing used for manufacturing this part। The CMM is used to measure 4 points P1, P2, P3, P4 after SP 4 points Q1, 2, 3, 4 as a surface SQ as shown। Regression procedure is used to fit the necessary planes. Distance between the two fitted plane is in millimeter। Okay, here the plane is to be arriving over here, 1 2 3 4, 1 2 3 4। Yeah, main points is to be here, that is the important one। P1 P2 P3 is on the plane of XZ1 and Q1 Q2 Q3 is the plane over the SP plane। P1 is to be your 403, P2 306, P3 1.50 and 7, P4 202, Q1 463, Q2 163, Q3 1.547 and आपका Q4 446। ओके, सो आपका एवरेज डिस्टेंस आपका Q1 का फ्रॉम XZ
कितना दिखता है 6। Q2 का आपका डिस्टेंस एवरेज, Q3 का 4 एंड Q4 का 6. So the average distance between two fitted plane कितना हो जाएगा? 6 + 6 + 4 + 4 upon 4. So 20 upon 4 is to be a 5 millimeter. The final answer is to be here noted down is 5 millimeter. बहुत ही इजी था यार, क्या करें, आ जाता है बस। ईश्वर का शुक्रिया अदा करो और आगे बढ़ो। Now moving ahead for the next question. A solid part of a polymer material is to be fabricated by additive manufacturing in a square shape layer starting from a bottom of the part working upwards. Nozzle diameter of the additive manufacturing machine is A by 10 millimeter. Nozzle follows a linear serpentine path parallel to the sides of a square layer with a feed rate A by 5 millimeter per minute. Ignore the tool path motion other than those involved in adding material and any other delay between layer or a serpentine scan line. टाइम टेकन टू फैब्रिकेट इन मिनट। देखो कास्टिंग में भी जो यूज़ करते हैं ना, वही यहाँ पे आपको फॉलो अप करना है। बहुत ज़्यादा जो है ना आपको प्रिंसिपल में नहीं फंसना है। तो यहाँ पे आपका नोजल डायमीटर, नोजल डायमीटर ए बाई 10 दिया हुआ है। फीड कितना दिया हुआ है डियर? ए बाई 5। सो 3 सेगमेंट दिख रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा विच इज टू बी 1 2 3। V1 आपको जो है निहित वॉल्यूम दिख रहा है कितना? 3A तो ये 9A² तो डायरेक्टली हो गया, मल्टीप्लाइड विद आपका 1.5 A के इक्विवेलेंट ये विड्थ। तो V1 कितना हो गया? 9A² मल्टीप्लाइड विद 1.5A is to be 13.5 A cube. V2 is to be 4A² multiplied with A. V3.5 A² into A 0.5 A cube. अब रेट देखेंगे, रेट वॉल्यूम फ्लो रेट is to be pi by 4 times of d square into feet. pi by 4 a by 10 एंट्री कर रहा है और a अपॉन 5 तक 1.57 10 raised to power minus 3 a cube millimeter cube per minute. So time required जो आपका एक्चुअल वॉल्यूम है और जो आप इसमें फिल कर रहे हो उसी का रेशियो निकलेगा। तो 13.5 a cube 4 a cube plus 0.5 a cube over the 1.57 into 10 raised to power minus 3 a cube 11465 minute is your final answer. वैसे तो वैल्यू आती है 11464.96 बट यहाँ इंटीजर में दी हुई है 11465 11465 minute. Last 10 question are to be remaining over here. An optical flat is used to measure the height difference between a reference
slip gauge A and slip gauge B. Upon a viewing via optical flat using a monochromatic light of wavelength 0.5 micrometer, 12 fringes were observed over a length of 15 mm of gauge B. Gauges are placed 45 mm apart. Height difference of the gauge in blank micrometer. ऑप्टिकल फ्लैट ये दिया हुआ है, ये आपके गॉजेस चढ़े हुए हैं, डिफरेंस है 15 इनका सिंगल और ये 45। तो या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फ्रिंजेस 12 पर 15 mm wavelength is to be 0.5 micrometer. Distance between gauges 45 mm. So h is equal to n lambda upon, which is 12 upon 15, 0.5 upon 2, 45. Final value 9 micrometer. Okay, so the distance is to be in the integer, it's come along 9. Okay, इतना नीट एंड क्लीन क्वेश्चन देखा है कभी आपने? जी हाँ, गेट में ही पॉसिबल है. Ignoring the small elastic region, true stress, true strain, variation of a material beyond a yield following the equation sigma is equal to 400 epsilon की power 0.3 megapascal. Engineering ultimate tensile strength of the value of the material in megapascal. Okay, so here we have the true stress 400 epsilon true की power 0.3. यहाँ पे n is equal to epsilon true is equal to 0.3 अल्टीमेट कंडीशन के लिए दिया हुआ है. सिग्मा ट्रू की वैल्यू 400.3 की पावर 0.3. इट्स कम्स अलोंग 278.74 मेगा पास्कल and true value of strain log of 1 plus engineering strain. So 1 plus epsilon e raised to power 0.3 is to be 1.35. Now we have the engineering ultimate tensile stress, average stress, true by 1 plus epsilon 278.74 upon 1.35. The final value comes along 206.55 megapascal. Now 206.55. Next question, area movement of inertia about y-axis linearly tapered section as shown in the figure. Okay, इस फिगर का जो है आपको आई बताना है, मतलब आपसे जो है ये पूछना ही बंद कर दिया रहा. एएस में तो बहुत क्वेश्चन डालता है इनर्शिया निकालने के, बट यहाँ पे आपका पूछा हुआ है. ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा रिग, ये भी 1.5 एंड 12 मीटर अलोंग हो, रिमेनिंग लेंथ का ट्राइंगल शेप, दो अपर हाफ सेक्शन. So here for the calculation is to be there moment of inertia y-axis, I of rectangular section का
BD cube by 12. So for the rectangular section and triangular section, 1/3 into 3 into 12 cube. 12 cube is to be got moment of inertia of triangular section about the y-axis is to be 1 upon 12, 1.5 12 cube. So 1 by 8 12 cube. Finally, I is equal to 12 cube minus 12 cube by 8, 7 by 8, 12 for the whole section multiplied with the 2 into 7 by 8, 12 cube. फाइनल इज टू बी 3024 क्योंकि रिवॉल्यूशन है. अगर मैं नॉर्मली निकालता हूँ बी डी क्यूब बाई 12 नॉर्मली बट यहाँ अगर मेरे को एक पर्टिकुलर न्यूट्रल एक्सिस के निकालना है तो बी डी क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस ए एच स्क्वायर भी तो होता है एट अ पर्टिकुलर सेक्शन. पे आपका अलग लाइक करता है, आप शिफ्ट करते हो और यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये नहीं बोलना कि टीचर ने डायरेक्टली लिख दिया. टीचर एक्सपेक्ट करता है आपसे कि थोड़ा बहुत तो मेरे बच्चों को कुछ कुछ पता हुआ, एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं तो नहीं भी पता तो जिम्मेदारी बनती है. नाउ we are dancing down the track for the next question over here. A cylindrical bar has a length 5 meter. Cross section area 10 meter square. Bar is made of linear elastic material with a density 2700 kg per meter cube. Young modulus heat 70 GPa figure and is in a state of unicial tensile strain due to self weight. Elastic strain energy stored in the bar blank in G 9.8 दिया हुआ है. ओके, सेल्फ वेट का कंडीशन बताना है. आपको पता है स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू WL 6 A के बराबर होता है इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक वेट. गामा स्क्वायर AL क्यूब बाय 6 A इक्वलेंट हो जाता है. सो फाइनल वैल्यू स्ट्रेन एनर्जी की डेंसिटी 2700 9.81 एरिया 10 into 5 का क्यूब 6 times of 70 10 raised to power 9. The final value is to be 2.09 Newton. Till 2.09. Alright, now next question. A cylindrical transmission shaft of length 1.5 meter
Diameter 100 millimeter is made of linear elastic material with a shear modulus 80 GPa. While operating at 500 rpm, angle of twist across its length is found to be 0.5 degrees. Power transmitted by the shaft in speed, पाई की वैल्यू दिया हुआ है 3.14. हमें पता होता है थीटा इज इक्वल टू टी एल बाई जी जे टॉर्शन इक्वेशन से, एंड टी इज इक्वल टू जी जे थीटा अपॉन एल के इक्वलेंट होता है. तो यहाँ से हो जाएगी वैल्यू 80 क्यूब पाई बाय 32 इंटू 100 raised to power 4 into 0.5 pi by 180 in the radian, and length is to be 1500. So torque is to be coming 4569261.297 millimeter is to be 4569.26 Newton meter. पावर बच्चे बच्चे जानता है, बचपन ही से पढ़े आ रहे हैं. 2 pi nt by 60. Put the value 2 pi times and 500. P is a 4569.261 division over the 60. It is comes along 239245.96 watt. और हमें आंसर किलोवाट में देना है, तो 1000 का डिवीजन हो जाएगा 239.246 kilowatt, which is required power. Deal? Now, next question over here. The question is to be asked, consider mixture of a two ideal gases X and Y with a molar masses mx 10 kg per kilomole, my 20 kg per kilomole respectively in a container. The total pressure in the container is 100 kilopascal. Total volume of container 10 meter cube. Temperature of the content of the container 300 Kelvin. If the mass of the gas X in the container is 2 kg, then the mass of gas Y in the container in kg. Assume the universal gas constant 8314 kilojoule kilomole per kilo Kelvin. So आपका जो है सेक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है. आपका एक्स और वाई सेगमेंट दो सेगमेंट है. M1 M2 आपको आपस में दिए हुए हैं. आपको मोलर फ्रैक्शन ही देखना है. तो आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे PV इज इक्वल टू NR/T पता होता है. 100 इंटू 10 N इंटू 8.314 टाइम्स 300. N की वैल्यू हौले हौले पता चलती है 0.4 which is the combination of a NX and NY. एन जो है कॉम्बिनेशन NX और NY का कॉम्बो होता है. अगर मैं यहाँ पे N की वैल्यू पुट इट ऑन करूँ फ्रैक्शन के टर्म में, तो MN M/MX प्लस NY/MY के इक्विवेलेंट हो गए. 0.4 इज इक्वल टू 2/10 प्लस MY/20 के इक्विवेलेंट होगी, जो कि MY फाइनल ग्रैब होगी 4 kg इक्वल. Alright, easy peasy, solve it down. Then further we have to follow it up. The velocity field of a certain two-dimensional flow is given. अच्छा बाबू, V over the xy, k xi minus yj. Okay, k is a 2 second
2 per second. Coordinates x and y are in meter. Assume the gravitation effect is negligible. If the density of the fluid 1000 kg per meter cube, pressure at origin 100 kilopascal, the pressure at location is to be 2 meter is in kilopascal. इसे सॉल्व करना है. ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सो देखते हैं कितना अच्छा रीच है. v of x y दिया हुआ है a times of xi minus yj, and vx value is to be kx is equal to u, vy value is to be minus ky is to be v, from where we have Navier-Stokes. अब ये तो पढ़ते ही नहीं है बच्चे, क्या करें यार. पढ़ता नहीं है तो क्या हुआ, एग्जाम का तो पॉइंट ऑफ व्यू है. एग्जाम में कुछ हार्ड क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं फॉर द नेक्स्ट टर्म. So here we have the Navier-Stokes equation over here. Del p by del x minus mu times of del square u by del x square is equal to rho times of u del u by del x plus v del u by del y. Here the value of px is to be minus a times of a square rho x square by plus c1. It is the equation 1. So here further move ahead y डायरेक्शन की इक्वेशन. तो हमें रिसीव होती है माइनस डेल पी बाई डेल वाई प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो, सेम एज del v by del x plus v del v by del y. Okay, then moving ahead for the next step over here is to be dy is to be received minus k square rho y square by 2 plus c2. On this equation we have go ahead, so pxy is to be minus k square rho x square by 2 minus k square rho y square upon 2 plus 3. Add the value over the 0 0 is to be 100 kilopascal, which is the value over the c. Put in the equation with respect to xy. So p over the xy minus rho k square upon 2 x square plus y square with 100 value. Add the value over 2 k. So data is to be minus 4 upon 2 2 square plus 2 square plus 100. The final value is to be after subtraction over the 16 from the 100, 84 kilopascal. Deal it. Mug it up. Mug it up. That is the main theme for this beautiful equation from the Navier-Stokes. कहाँ ही पढ़ते हैं, पर आ जाता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर द जनता. Now here next question. Consider a unidirectional fluid flow with a velocity field given by Vx by zt u over xt I cap, where u0t1 is a specially homogeneous density field varies with a time t. Rho t1 plus 0.2 e की power minus t. Value of u21 rounded off to decimal places. Assume all quantities to be a dimensionless on this particular node. Okay, चलिए हम इसे भी बहुमत के साथ करेंगे. Here the question number 63 is to be asked. So here the some condition at 0t is to be given over here is to be 1, and the value of root is to be 1 minus 0.2 e raised to power of minus t. Now from the continuity से क्या पता है,
Generalized continuity equation del rho over del t plus del y del x rho u plus del by del y rho v plus del by del z rho w is equal to 0. So del rho y del t del by del x over rho u is equal to 0. Number one equation over here. So here del rho by del t del by del t 1 plus 0.2 e raised to power of minus is equal to 0.2 e raised to power of minus b comes over along. So del by del x value over the rho u is to be comes how much? 1 plus 0.2 e raised to power of minus 2 del u over del x. Now after synchronized form we have to put the value 0.2 e raised to power of minus plus 1 plus zero point 0.2 e raised to power minus t del u by del x up to the value over 0 comes along the value over del u by del x is equal to 0.2 upon 1 plus 0.2 e raised to power of minus t. Okay, on integrating on integrating we have gotcha u point 2 e raised to power of minus t upon 1 plus zero point 0.2 e raised to power minus t into x plus c. बाउंड्री क्या दिख रही है बाउंड्री भैया? हमें अपने बाउंड्री को पता होना चाहिए. 0 से t की वैल्यू के लिए 1 है 1 है u वैल्यू 0.2 t की वैल्यू 1 e raised to power of t upon 1 plus zero point 0.2 raised to power of minus t, and this is the equation for the value over 2 and 1. So हमें 0.2 e raised to power minus 1 plus 0. power minus t into plus 1. The final value of the 1 is to becomes along 1.17 meter. Okay, here second last question of the day. The figure shows two fluids held by a hinged gate. Atmospheric pressure is 100 kilopascal and the movement per unit width about the base is kilonewton per meter. Acceleration due to gravity 9.8 meter per second square on that particular followed up. भैया ये फॉलोड अप है तो दो अलग अलग फ्लूइड है तो प्रिज्म रूल फॉलो अप कराएंगे. प्रेशर फोर्स नीचे तक बढ़ते जाएगा. एक जो है आपका आएगा इम्पेक्ट करेगा F2, एक ऊपर का F1
ट्राइंगल में 1/3 एंड 2/3 का रेशियो चलता है। ओके, ठीक है। सो यहाँ से P1 एंड P2 की वैल्यू ग्रैब आउट कर लेते हैं, देन रेशियो निकाल देते हैं। P1 10 क्यूब इंटू 9.8 इंटू 1 विच इज 9.81। P2 इज इक्वल टू P1, P1 जो लग रहा है वो है, इसके साथ ही P2 है। P2 कितना है 2000, 9.81 multiplied with the, so total P2 is to be 49.05 kilopascal. Forces F1 half times of P1A, it is 4.9 kilo, and F2 value is to be half of P1 plus into 1, so comes along 58.86 kilonewton. And movement about the hinge, summation of movement को is equal to 0 ले लेते हैं। So F1 times 2 plus centroid पे is equal to F2 into, अब ये देखने लायक 2 times of P by P, P1 plus P2 into the final value M, हमें रिसीविंग एंड पे रिसीव होती है 57.225 किलो न्यूटन। Next question, 65 number. It is the apogee point. Explosion at a time t is equal to 0 releases energy at a origin in a space filled with a gas density rho. Subsequently, a hemispherical blast wave propagates radially outward as shown in the figure. Okay, so the R denote the radius front of the hemispherical wave. Radius R follows the relationship R K T e की power b 2 की power c a b c. A is a dimensionless constant and the exponent value a is a की वैल्यू। तो भैया कुछ नहीं, आपको यहाँ पे डायमेंशनलेस एनालिसिस का फॉर्मूला लगाना, m0 l0 t0 कांस्टेंट
with constant we have the value of k. k की वैल्यू हो जानी है आपकी, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि r एज अ रेडियस। here k is a constant m0 l0 t0 into, here the value over the t is to be a into ml square t minus b and into density m l minus c. On compare power, we have m l t side over this. If we compare m, तो m की पावर 0, सो b और c के कंपोनेंट 0 के इक्वलेंट बैठेंगे। l 0 के इक्वलेंट करता हूँ, l की पावर कंपेरिजन करता हूँ, तो 2b माइनस bc इज इक्वल टू 1 रिसीविंग कंपेरिजन। देन t के घटक कम है, तो t के घटक कम है, देखता हूँ a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों इक्वेशन को अगर मैं जॉटेड डाउन करता हूँ आपस में, तो a की वैल्यू मुझे 0.4 रिसीव होगी, b की वैल्यू 1.5 एंड c की वैल्यू आपके -1.5। सो हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट देना है a का, जो कि रिसीविंग एंड पे प्राप्त हुआ है 2/5 विच इज 0.41 डेसिमल प्लेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे देते हैं सर जी। ठीक है, आपका जो है सेशन कंप्लीट, इतना ही रखते हैं। साथियों, एम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।